आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स है, यानी कि पादपों में श्वसन, और उसमें जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5 तक लगभग बातों को क्लियर किया है, और लास्ट में इस लेक्चर नंबर 6 में एक टॉपिक से था जिसका नाम था रेस्पिरेटिव कोफिशिएंट, यानी कि श्वसन गुणांक। अब ये श्वसन गुणांक क्या है? कोई भी प्रोसेस जब होती है तो उस प्रोसेस का आउटपुट कैसे निकाला जाए वो देखना है। लेकिन हमें किसके लिए देखना है? हमें देखना है श्वसन के लिए। तो श्वसन गुणांक मतलब श्वसन की क्रिया में क्या आउटपुट आया, और आउटपुट को निश्चित रूप से हम एफिशिएंसी यानी एक दक्षता के रूप में यदि हम देखें तो वो कैसे निकालेंगे। तो इस पूरे श्वसन के प्रोसेस में आप जानते हैं कि O2 यूज होता है और CO2 बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आउटपुट कौन हुआ? CO2 आउटपुट होगा और O2 जो है वो इनपुट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे परिस्थितियों में हम ताप और दाब को मानक परिस्थितियों में लेकर चलते हैं। तो बात समझना है यहाँ पे कि जो CO2 आउटपुट है और O2 इनपुट है, तो सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में श्वसन की क्रिया में मुक्त O2 आउटपुट अपान इनपुट होता है। तो मुक्त होने वाली O2 का भार और ग्रहण की गई O2 के भार का जो अनुपात है वो कहलाता है श्वसन गुणांक। देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत रेस्पिरेटरी कोशेंट, ठीक है, यानी श्वसन गुणांक। तो श्वसन की प्रक्रिया में मानक ताप व दाब, तो परिस्थितियां ध्यान दें, मानक ताप और दाब पर निष्कासित CO2 आउटपुट, ठीक है, निष्कासित CO2 के भार और ग्रहण की गई O2, ग्रहण की गई O2 के भार का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं श्वसन गुणांक। शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में से RQ कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट, RQ। तो ये हुआ आपके पास निष्कासित CO2 बट्टे ग्रहण की गई O2 का भार। अब बात आती है कि क्या सभी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड सबके लिए का एक जैसा होता होगा क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम स्टेप टू स्टेप लेकर चलेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन, और कार्बोहाइड्रेट के श्वसन में आप देखें, कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब C6H12O6। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो O2 जो है उसके 6 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, जिसे कन्वर्ट होता है 6CO2H2O और साथ ही साथ एनर्जी में। लेकिन हमारा जो यहाँ टारगेट है वो है CO2 आउटपुट है और वो कितने हैं? 6 है, जबकि O2 इनपुट है और वो कितना है? 6। तो 6/6 रेस्पिरेशन गुणांक 6/6 कट के आया 1। तो कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेशन गुणांक है वो कितना होता है? 1 होता है। अब हम देखते हैं वसा का श्वसन। तो लिपिड में जो वसा है ना, उस वसा में सबसे बड़ी बात है कि कार्बन ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम। यहाँ कार्बन ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी अपेक्षाकृत। जबकि कार्बोहाइड्रेट में जब 6 कार्बन देखो 6 थे तो ऑक्सीजन भी कितने थे? 6 थे। लेकिन यहाँ अनुपात देखो, कार्बन है 51, ऑक्सीजन ये है। तो जब इसको O2 दी जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ O2 बहुत लगेगी, O2 हमको ज़्यादा लगेगी क्योंकि पहले से कम है, और O2 ज़्यादा लगेगी, CO2 बनेगा कम। 145 मॉलिक्यूल O2 यूज होता है और 112 मॉलिक्यूल CO2 बनता है। तो आउटपुट कितना हुआ? 112। इनपुट कितना है? 145। तो CO2 112, O2 145 डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 0.7 यानी 1 से कम आता है। और प्रोटीन के लिए भी आप निकालेंगे तो भी 1 से कम आएगा। लेकिन यहां ध्यान रखना है, हमने यहां बताने का प्रयास किया है एक अपवाद। बहुत से कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है। तो यहां पे इस बात का ये ध्यान रखना है आपको कि वसा के लिए जो RQ है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 जो कि 1 से कम होती है। लेकिन
कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां वसा युक्त जो बीज होते हैं और जब उनका परिपक्वन होता है, जब उनका क्या होता है, वो परिपक्वन होता है, तो अंदर ही अंदर क्या करते हैं, O2 मुक्त करेंगे। अब बोलेंगे होगा क्या सर इससे, O2 मुक्त तो करते हैं पर बिना CO2 को बनाए, यानी O2 मुक्त, O2 बढ़ेगा और CO2 बन नहीं रहा, तो मतलब CO2 तो नहीं लेकिन O2 बढ़ेगा। और जब यहाँ पे ये O2, यहाँ पे अंश की राशि जब बढ़ेगी और जब ये 145 को क्रॉस कर देगा तो वैल्यू हो जाएगी 1 से ज्यादा। पर ऐसा केवल तब होता है जब वसा युक्त बीज परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो देखें, तो ऐसी स्थिति में बिना CO2 मुक्त किए वो रेस्पिरेशन गुणांक जो है वो 1 से ज्यादा हो जाता है। ये एक अपवाद के रूप में है और अपवाद वाले क्वेश्चन काफी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं मांसल पौधों में श्वसन। तो मांसल पौधों में जो श्वसन होता है उसमें सबसे खास बात क्या होती है, निश्चित रूप से तो ये देखें, मान लो कार्बोहाइड्रेट है मांसल पौधे, तो मांसल पौधे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाते। उन्होंने 3 ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया तो लिया लेकिन वो पूर्ण रूप से CO2 में बदल ही नहीं पाते। और ये जो ग्लूकोज है वो चेंज होता है मैलिक एसिड में, H2O में और एनर्जी में। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो परिणाम स्वरूप है CO2 कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो आउटपुट CO2 कितना होगा, नहीं है, मतलब वो 0 है। और O2 कितना है, 3 है, तो 0/3 यानी 0, ये हुआ रेस्पिरेशन गुणांक। फिर बात आती है कार्बनिक अम्ल का श्वसन। तो ये जो मैलिक एसिड है ये कार्बनिक अम्ल तो है, यदि इस कार्बनिक अम्ल का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो CO2 और H2O बनेगा। लेकिन यहां आप देखेंगे O2 लग रहे हैं 3 और CO2 बन रहे हैं 4, तो 4 आउटपुट हुआ, 4/3, तो रेस्पिरेशन गुणांक 1.33, मतलब 1 से ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बनिक अम्लों के लिए श्वसन गुणांक जो है वो 1 से बड़ा होता है। अब देखते हैं हम ऑक्जेलिक अम्ल के लिए। ऑक्जेलिक अम्ल का जो जनरल फार्मूला है वो COH और ये COH, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है CH होल ट्वाइस। देखें, ये है ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ O2 की से अगर क्रिया करना है आपको, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, जब O2 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो 4 CO2 बनता है, H2O और 602 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। लेकिन यहाँ CO2 है 4 और ऑक्सीजन है यहाँ पे 1, तो हो गया 4/1 यानी 4, यानी रेस्पिरेशन गुणांक 4 1 से बहुत बड़ा हुआ ऑक्जेलिक अम्ल के लिए। फिर बात आती है अनाक्सी श्वसन में। तो अनाक्सी श्वसन का मतलब है यहाँ ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रहा है, और जब यहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा मतलब उसकी मात्रा हुई 0। लेकिन अनाक्सी श्वसन में जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ होता है एल्कोहल और CO2 तो जरूर बना लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं। इसका मतलब ये होगा 2/0 और 0 का भाग देने पे अनंत। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनाक्सी श्वसन है उसमें रेस्पिरेशन गुणांक जो है वो अनंत होता है। तो आपने देखा कि ये एक कंसेप्ट रेस्पिरेशन गुणांक का, जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। थैंक्स फॉर